हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जो कि है पोषण। तो दोस्तों आज हम पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। और दोस्तों हम पोषण से संबंधित और भी कई सारी जानकारी अर्जित करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय न बिताते हुए चलिए हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और नए नए नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। ओके दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण यानी पोषण क्या होता है और हम पोषण कहते किसे है। ओके दोस्तों, तो वह सभी क्रियाएं जो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्करण से संबंधित है, ये सब पोषण कहलाती हैं। कोई पूछे कि पोषण किसे कहते हैं, तो वह सभी क्रियाएं जो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित हैं, पोषण कहलाती हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं वीडियो में। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछे आपसे बच्चों तो क्या बताएंगे कि पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे कि पोषण कौन कौन से वो प्रकार हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं जिन्हें हम पोषण कहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे हम देखते हैं। तो जो हमारा पहले नंबर पर पोषण आता है उसे हम कहते हैं स्वपोषण। तो अब हम पहले स्वपोषण के बारे में जानेंगे और जो हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं और फिर हम परपोषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम स्वपोषण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं सभी हरे पौधे, कुछ एक कशेरुकीय जीव। अब सभी हरे पौधे में जो भी आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ पेड़ पौधे, वो सब स्वपोषण करते हैं। और कुछ एक कशेरुकीय जीव होते हैं जिनके हम आपको नाम बता देते हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि एक कशेरुकीय जीव में क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों आपके एक कशेरुकीय जीव में यूग्लिना, क्लेमाइडो, मोनास आदि आते हैं, जो कि ये सब एक कशेरुकीय जीव है। और दोस्तों इसमें आपके कशेरुकीय जीव में और भी कुछ आते हैं, जैसे कि वालवाक्स हो गया, और ये दो आपको हमने बताया कि यूग्लिना और क्लेमाइडो मोनास, ये सब एक कशेरुकीय जीव होते हैं। अब हम देखेंगे अपने दूसरे पोषण के बारे में, जो कि है परपोषण। तो अब हम परपोषण के बारे में जानेंगे। हाँ तो दोस्तों पहले हम अपना इस प्रकार से हेडिंग बना लेंगे और लिख लेंगे परपोषण, और फिर हम देखते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं। तो बच्चों वह जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषण कहते हैं। क्या दोस्तों, वह जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर यानी दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषण कहते हैं। तो परपोषण में भी हम आपको एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि परपोषण जीव किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों परपोषण में आएंगे जैसे परजीवी, मृत्युपोजीवी तथा कीटहारी पौधे, ये सब दोस्तों परपोषण पर आते हैं। ओके दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि मानव एक परपोषी जीव है। ओके दोस्तों यह पॉइंट आप लोग नोट करके रखिएगा कि जो मानव है वह एक परपोषी जीव है। ओके दोस्तों आज हम आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि और बच्चों को यह इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे, जिससे
आपके साथ साथ और बच्चे भी ज्ञान अर्जित कर सकें। ओके दोस्तों, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे भोजन। भोजन के बारे में कि आखिर में भोजन होता क्या है। भोजन तो हर कोई करता है, लेकिन भोजन होता क्या, भोजन कैसे कहते हैं और भोजन में क्या क्या आते हैं, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। भोजन तो दोस्तों हर कोई करता है, लेकिन इसके बारे में जानने वाले बहुत कम ही लोग हैं। और इसमें क्या क्या प्राप्त होता है, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या इसके कार्य हैं, आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग बिना ही वीडियो को स्किप किए देखते जाइए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। ओके दोस्तों, तो बच्चों हम आपको बता दें कि भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। भोजन जो है बच्चों वो विभिन्न पदार्थों की मिश्रण होता है और जिसकी मात्रा और अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ओके बच्चों, एक बार आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि भोजन वह पोषक पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, मतलब कि वह बढ़ रहा हो, जैसे कि पहले पौधा छोटा होता है, बाद में बढ़कर बड़ा हो जाता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। कोई कार्य, जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें जो ऊर्जा लगती है वो भोजन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। किसी कार्य का हम मरम्मत कर रहे हो या जीवन की क्रियाओं में, मतलब जीवन की और भी कई सारी क्रियाएँ हैं, उनमें जो मतलब कि बल लगता है वो भोजन के जरिए ही हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे हम हर कोई कार्य कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है कि भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है और जिसकी मात्रा और अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि भोजन के अवयव क्या होते हैं। यहाँ पर आया है ना दोस्तों कि अवयव हो सकते हैं, तो अब हम जानेंगे कि भोजन के अवयव हैं क्या। हमने जान तो लिया कि जिसकी मात्रा और अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भोजन में क्या क्या हैं अवयव, अब हम अवयव के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो बच्चों अब हम जानेंगे भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। तो अब भोजन के अवयव के बारे में हम जानेंगे कि आखिर में भोजन के अवयव होते क्या हैं। तो चलिए वीडियो में आगे हम जानते हैं कि भोजन के अवयव किसे कहते हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें कि भोजन के जो अवयव हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। भोजन के 7 मुख्य अवयव होते हैं। तो 7 मुख्य अवयव में कौन कौन से अवयव होते हैं या हम आगे जानते हैं कि जो 7 प्रकार के अवयव होते हैं भोजन में वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या नाम है और उनका क्या कार्य होता है, ये सब हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपके 7 प्रकार के अवयव होते हैं वो ये सब हैं। फर्स्ट नंबर पर जो हमारे अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पर जो है वो है हमारा वसा। थर्ड नंबर पर जो है वो प्रोटीन है। और जो हमारे पास चौथे नंबर पर है उसे हम खनिज लवण कहते हैं। पाँचवें नंबर पर हमारे विटामिन आता है। छठे नंबर पर हमारे आता है जो कि जल है। और 7वें नंबर पर जो हमारा आता है उसे हम मोटा चारा कहते हैं। तो दोस्तों आज हम इन भोजन के अवयव जो होते हैं इनके बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से जानेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को यह एकदम शर्त उठेगा, आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों चलो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद में वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, जल और मोटा चारा। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि अब हम पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का हेडिंग डाल लेंगे, इंग्लिश के साथ लिख लेंगे। और अब हम जानते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कोई पूछे बच्चों कि क्या होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आप बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। ओके, अब हम और कुछ जानते हैं वीडियो में। हाँ तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जो कार्बोनेट होता है
में कार्बोहाइड्रेट होता है, सॉरी दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। और दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइए बिना स्किप किए। और दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2O। दोस्तों इसका सामान्य सूत्र होता है Cn ब्रैकेट में H2O और फिर N होता है। और जो कि यहाँ पर N होता है वो होता है कार्बन परमाणु की संख्या की, मतलब यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने होंगे। यहाँ पर जितने, यहाँ पर जैसे कार्बन 2 लिख जाएगा तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों शरीर में ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। यानी कि आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अधिक ऊर्जा निकलती है कार्बोहाइड्रेट से। हाँ तो बच्चों अब हम और आगे जानेंगे वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। और हम आप लोगों को बता दें कि हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है। सोचिए 60 से 80% तक की ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से आती है। सोच लीजिए आप दोस्तों कितनी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में मिलता है। और दोस्तों हम बता दें कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाता है। दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमारे शरीर का 1% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो हमने बताया वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों अब हम आगे और जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आज हम एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से जानेंगे एक एक पॉइंट को। तो दोस्तों वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, पर आप लोगों को जो कुछ भी बताएंगे वो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, वीडियो में बने रहिए। हाँ तो बच्चों हम आपको बता दें कि शर्करा अणु के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा अणु के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। शर्करा अणु के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि शर्करा अणु के आधार पर जो 3 भागों में बांटा जा सकता है वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो बच्चों जो हमारे पहले नंबर पर आएगा वो होगा मोनोसेकेराइड्स। सबसे पहले नंबर पर मोनोसेकेराइड दोस्तों यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और ग्लेक्टोज हो गया, ये सब मोनोसेकेराइड में आते हैं। ये सब सबसे सरल अगर कुछ होता है तो यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज यही सब होते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में। और जो हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं वो है डाइसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड्स की 2 इकाइयों के बने होते हैं। डाइसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड के 2 इकाइयों के बने होते हैं। जैसे हम सुक्रोज ले सकते हैं, सुक्रोज में आता है चीनी और शहद, और माल्टोज ले सकते हैं। और भी हम आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं इसमें कि क्या क्या होंगे। हम लैक्टोज भी ले सकते हैं जो कि दुग्ध शर्करा है।
सुक्रोज ये चीनी शहद में मिलता है, माल्टोज और लैक्टोज जो है वो दुग्ध शर्करा होती है। अब हम देखेंगे अपने तीसरे भाग के बारे में कि शर्करा के आधार पर जो हम 3 भागों में बांटे से उसमें हमारा तीसरा प्रकार कौन सा है, उसका क्या नाम है, वो क्या होते हैं वो। हाँ तो बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारे तीसरे नंबर पर आता है उसे हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स तो हम पॉलीसेकेराइड के बारे में जानते हैं कि ये बहुत सी मोनोसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड होती है ये बहुत सी मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे कि हम एग्जांपल में आपको 1-2 एग्जांपल बता देते हैं जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे, जो आपके मन में 1-2 डाउट रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च जो कि आलू में होते हैं, ग्लाइकोजन जो कि जंतु और यकृत में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि यह पॉइंट आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। दोस्तों आज आगे हम बहुत कुछ जानेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों यह वीडियो अपने और मित्रों को शेयर कर दें जिससे उन्हें भी यह पता चल जाए और कुछ जानकारी वो भी अर्जित कर लें। हेलो बच्चों, अब हम जानेंगे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। तो हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से प्राप्त होता है यह हम जानेंगे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमें किस माध्यम से मिलता है और कितनी मात्रा में मिलता है। ओके दोस्तों, हाँ तो बच्चों पहले हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित हैं, या कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न हैं, और हम बारी बारी से जानते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों जो हमारे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज। पहले हम सेलुलोज के बारे में जानेंगे कि सेलुलोज क्या होता है। तो यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। सेलुलोज जो है वो पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ओके, और हम आप लोगों को बता दें बच्चों कि कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। कपास और कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं और यह ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया बच्चों कि कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। और सेलुलोज में जो हमारा तीसरे नंबर पर आते हैं वो कुछ हम इस प्रकार से लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों को बता रहे हैं कि जो सेलुलोज होता है वो पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता है। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। यह सब आप एक कॉपी में लिख लीजिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, हाँ तो हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है शर्करा। शर्करा यानी शुगर। तो अब हम शुगर के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट में जो हमने कुछ निम्न बातें बताए थे कि है उसमें से ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तो हम शर्करा के बारे में यानी शुगर के बारे में जानेंगे। हाँ तो बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि यह मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ होता है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। शर्करा जो होता है यह मीठे क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ है और मुख्यतः यह कहाँ पाया जाता है, यह फलों में ज़्यादा पाया जाता है। और यकृत में ग्लाइकोजन और रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। ओके दोस्तों, शर्करा जो है यकृत में ग्लाइकोजन और रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। और अब हमारे जो तीसरे नंबर पर आता है वो है स्टार्च। तो हम स्टार्च के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है। पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। स्टार्च जो है वो पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है और तनु HCl द्वारा यह ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। तो तनु HCl द्वारा स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। और अब जो हमारे इसी क्रम में आता है चौथे नंबर पर, उसे हम कहते हैं इंसुलिन। तो अब हम इंसुलिन के बारे में जानेंगे कि इंसुलिन क्या होता है। कुछ पौधों की जड़ों व कंधों में पाया जाने वाला यह वह स्टार्च है जो फ्रक्टोज में जल अपघटित हो जाता है। इंसुलिन किसे कहते हैं,
तो कुछ पौधों की जड़ों व कंदों में पाया जाने वाला या वह स्टार्च हैं जो फ्रक्टोज में जल अपघटित हो जाते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को और बच्चों को यह वीडियो मिल सके। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि अब हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, फल में केला, आम हो गया, अनाज, अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का, आप ये सब ले सकते हैं। शर्करा, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से पाचन संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं। इसे हमने लिख दिया है कि इसकी अधिक मात्रा लेने पर पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। और बच्चों हम लोगों को बता दें कि कार्बोहाइड्रेट का यदि अधिक सेवन किया जाएगा तो इससे मोटापा रोग भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने से व्यक्ति को मोटापा भी हो जाता है। हाँ, तो बच्चों हम बता दें कि अब हम पढ़ेंगे वसा, वसा यानी फैट। तो अब हम पढ़ेंगे फैट के बारे में कि फैट क्या होता है, वसा क्या होता है, या कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या है और इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो हम अब वसा के बारे में जानते हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें कि वसा वसीय अम्ल एवं गिलसराव से बना यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। कोई आपसे पूछे कि वसा क्या है तो वसा आप बता दीजिए कि वसा वसीय अम्लों एवं गिलसराव से बना यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और हम आप लोगों को बता दें कि वसा में अत्यधिक मात्रा में कैलोरी ऊर्जा होती है, मतलब इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है। बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 9.0 किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप समझ सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ये जल में आविलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। जल में आप वसा जो है वो जल में आविलय होता है और एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इन सब में आविलय होता है। ये हमने वसा पर कुछ टॉपिक बना दिए थे जो कि आप कहीं पर लाइन वाइज लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बच्चों हम जानते हैं कि वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, तो वसीय अम्ल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि वसीय अम्ल में जो पहला प्रकार है वो संतृप्त अम्ल। संतृप्त अम्ल में उदाहरण में हम ले सकते हैं एसिटिक अम्ल और पामीटिक अम्ल, ये सब संतृप्त अम्ल में आते हैं। और हम अपने दूसरे प्रकार को भी जान लेते हैं। और जो हमारे दूसरे प्रकार में आता है वसीय अम्ल में वो होता है असंतृप्त अम्ल, जो कि उदाहरण में हम ले सकते हैं लिनोलिक अम्ल और लिनोलिनिक अम्ल, ये सब असंतृप्त अम्ल में आते हैं। ओके दोस्तों, यह सब दोस्तों आप याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए साथ में। अब हम वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम जानते हैं कि वसा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ फैट, कि वसा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, किस किस चीज़ से हमें वसा मिलता है और वसा कौन से चीज़ को अधिक खाने से अधिक मिलता है, किससे कम मिलता है। तो अब चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि वसा हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होती है। तो आप लोगों को बता दें कि घी हो गया, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पतीय तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। ये सब दोस्तों वसा के स्रोत हैं। इन सब से वसा अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। और वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है दोस्तों, यह भी आप लोग जानते रहिए कि आप अपने आसपास देखिए कि जिन बच्चों को वसा की कमी होगी उनकी त्वचा जो सूखी सूखी रहेगी, झुर्रियाँदार पड़ जाएंगी।
जो कि वसा की कमी से ही होता है। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि वसा के अधिक सेवन से मोटापा हो जाता है। वसा की जब हम अधिक मात्रा में वसा लेने लगते हैं तो उससे मोटापा हो जाता है। और हम आप लोगों को यह भी बता दें कि गाय के दूध में वसा एवं लिपिड्स की मात्रा कम होती है। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को गाय को दूध पिलाना चाहिए। गाय का दूध बहुत ही सेहतमंद होता है। वैसे भी दोस्तों, चाहे बच्चों को पिलाना हो या बड़े बुजुर्गों को, गाय का दूध हमेशा बेस्ट ही होता है। और एक यह पॉइंट भी आप लोग जान लीजिए कि मधुमक्खियों से प्राप्त मोम भी वसा है। जो मधुमक्खियों से प्राप्त मोम होता है, मोम प्राप्त किया जाता है, वह भी वसा ही होता है। हाँ तो बच्चों, हम लोगों को फिर से बता दें कि यह वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जो हम बता रहे हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों को, तो बच्चों इन वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उन बच्चों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो बच्चों, अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या होता है और ये कहाँ से प्राप्त होता है और कितने मात्रा में हमें मिलता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो में हम जानते हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि प्रोटीन शब्द जे वर्जीलियस ने 1930 में प्रतिपादित किया था। मतलब कि प्रोटीन शब्द की खोज जे वर्जीलियस ने 1930 में किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल किया था। और बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने प्रोटीन के बारे में तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन के स्रोत यानी प्रोटीन सोर्स ऑफ प्रोटीन की प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है। अब हम प्रोटीन के स्रोत के बारे में जानते हैं कि किस किस चीज़ से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो बच्चों, हम लोगों को बता दें आप लोगों को कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि ये सब प्रोटीन के जो स्रोत हैं। इन सब का सेवन करने से आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। और बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में पैरेसियम एवं क्वाशियोर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, ये बच्चों में उत्पन्न होने वाला रोग है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है और आजकल ये काफ़ी बच्चों में देखा जा रहा है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि आज हमने वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, तो हम अब पढ़ेंगे खनिज लवण यानी मिनरल साल्ट। तो हम मिनरल साल्ट के बारे में भी जानते हैं कि खनिज लवण क्या होता है और इनसे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए और ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इन सब के बारे में अब हम जानेंगे कि खनिज लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को बता दें कि धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं, यानी धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों। और बच्चों, हम आप लोगों को बताते हैं कि खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। कि हमारे शरीर में खनिज लवण से लगभग हमारे शरीर का 6.1% भाग खनिज लवण से बना हुआ होता है हमारे शरीर में। हाँ तो बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि अब हमने खनिज के बारे में जान लिया, तो हम यह जानेंगे कि खनिज लवण के स्रोत क्या हैं। खनिज लवण के स्रोत यानी सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो अब हम खनिज लवण के बारे में जानेंगे कि खनिज लवण का कहाँ से हमें प्राप्त होता है, क्या चीज़ खाने से हमें खनिज लवण प्राप्त होती है। तो हम सोर्स ऑफ मिनरल यानी खनिज लवण के बारे में जानेंगे कि खनिज लवण हमें किस किस चीज़ से अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। हाँ तो दोस्तों, बच्चों, आज हम आप लोगों को बता दें कि जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, खनिज लवण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि कई पदार्थों से
हमें खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। अब हम खनिज लवण से संबंधित और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि कुछ प्रमुख खनिज लवणों के कार्य, स्रोत एवं लोग, यानी कुछ प्रमुख खनिज लवणों के कार्य, स्रोत एवं लोग कि खनिज लवण के क्या कार्य हैं और वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, उनसे क्या क्या रोग हो सकती है, उनकी कमी से रोग होते हैं कि उनके अधिक होने से रोग होते हैं, और किन किन चीज़ों में वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों में कम मात्रा में मिलते हैं, और उनके के क्या कार्य होते हैं। तो आज हम अब कुछ प्रमुख खनिज लवणों के कार्य, स्रोत एवं रोग के बारे में जानेंगे कि उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, यानी फंक्शन, सोर्स, डिसीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स, यानी खनिज लवण के कुछ कार्य, स्रोत एवं रोग के बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे लोह यानी Fe के बारे में। तो जो कि लोह होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यकृत, अंडा, अमरूद, पालक आदि में लोह के मुख्य स्रोत हैं। यकृत से अंडा, अमरूद, पालक आदि में लोह पर्याप्त मात्रा में होता है। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि लोह की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। तो हमने लोह के बारे में जाना कि लोह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, और यकृत, अंडा, अमरूद, पालक आदि लोह के प्रमुख स्रोत है, और लोह की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाती है। अब हम कुछ और जानकारी अर्जित करते हैं। तो हम जानेंगे कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम से क्या होता है। तो कैल्शियम से अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। जो कैल्शियम हो वो अस्थि यानी हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और कैल्शियम से रुधिर का थक्का जमने में भी सहायता करता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता ही हुआ कि रुधिर का थक्का किससे जमता है। तो हम बता दें आप लोगों को कि रुधिर का थक्का जो है प्लेटलेट्स से जमता है। प्लेटलेट्स यदि कम हो जाए किसी व्यक्ति में तो उसमें रुधिर का थक्का बहुत देर में जमेगा, और यदि बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो रुधिर का थक्का जमता ही नहीं है। या तो आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो आज हमने बता दिया आप लोगों को। हाँ तो बच्चों हम लोग आप लोगों को बता दें कि अब हम पढ़ेंगे आयोडीन के बारे में कि इससे क्या होता है। तो बच्चों आयोडीन हमारे शरीर में आयोडीन के स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि हैं। ये सब इन सब से आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हमारे शरीर में आयोडीन के स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि हैं। इन सब से आयोडीन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में मिल जाता है। और हम आप लोगों को बता दें कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। यदि आयोडीन की कमी होगी तो उससे घेघा रोग हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सोडियम यानी Na। तो हम सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि सोडियम जो है वो NaCl के रूप में पाया जाता है, और शरीर में परासरण दाब नियंत्रित करता है। जो NaCl यानी सोडियम है, जो सोडियम है वो शरीर में परासरण दाब नियंत्रित करता है। और हम आप लोगों को बता दें कि सोडियम की कमी से मानसिक तनाव होता है। यदि सोडियम की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाएंगे आप। और अब हम जिस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे वो है फ्लोरीन यानी एफ। तो हम फ्लोरीन के बारे में जानते हैं। तो फ्लोरीन जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि हड्डियों एवं दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। ये फ्लोरीन जो है हड्डियों एवं दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, और इसके अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरीन के अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में यानी वाटर। तो दोस्तों आप तो जानते होंगे कि जल जो कि जल ही जीवन है। तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल क्या होता है और हमारे शरीर में इसका क्या उपयोग है, और हमारे शरीर में कितने मात्रा में जल उपस्थित होता है।
और जल से हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं और जल हमारे लिए कितनी उपयोगी है, यह तो आप सब लोग ही जानते हैं। तो अब हम जल के बारे में जानते हैं कि जल आखिर में हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि जल जो है वह एक अकार्बनिक पदार्थ है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। और हम आप लोगों को बता दें कि मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट? 65% लगभग जल होता है। यानी हमारे शरीर में लगभग 65% जल ही है। और हम आप लोगों को बता दें कि यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर ताप नियंत्रित करता है। यानी जो जल है वो शरीर के ताप को पसीना और वाष्प के द्वारा नियंत्रित करता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हमें अधिक गर्मी उर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीने निकलने लगता है। और हम आप लोगों को बता दें कि जल जो है यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। जो जल होता है वो पाचन में, परिवहन में एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और संतुलित आहार से संबंधित हम और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में, तो चलिए अब हम संतुलित आहार के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि संतुलित आहार यानी वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। यानी दोस्तों, संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। जैसा कि हमने आपको आगे बताया था कि भोजन के अवयव 8-7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, मोटा चारा, ये सब थे। तो संतुलित आहार उन्हीं को कहते हैं दोस्तों जो जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ उपस्थित हो। ओके दोस्तों, अब हम और जानते हैं कि संतुलित आहार और किसे कहते हैं। और हम बच्चों, हम आपको बता दें कि संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार होता है। जो संतुलित आहार होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार होता है। जैसा कि अभी आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि रिक्शा चलाता है, तो यानी वो बहुत कठिन कार्य करता है और उसका तबीयत एकदम मतलब ठीक ठाक है, कोई उसको बीमारी नहीं है, तो पर्याप्त खाना खाएगा। और कोई व्यक्ति है जो बीमार है और काम में बहुत कम करता है, तो वो व्यक्ति खाना थोड़ा कम खाएगा। तो इसी से यहाँ पर ये पता चलता है कि संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार करता है। क्योंकि बच्चों, ये तो निश्चित है कि जो व्यक्ति कार्य कम करेगा, जब वो मेहनत ही नहीं करेगा, उसकी ऊर्जा व्यय ही नहीं होगी, तो वो खाएगा क्या। और जो व्यक्ति अधिक कार्य करेगा, जो अपने अंदर की समस्त ऊर्जा को व्यय कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊर्जा एकत्रित करने के लिए भोजन अधिक ग्रहण करेगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया यह पॉइंट। अब हम आगे जानते हैं। और बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए वयस्क की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह बात बच्चों आप लोगों को गौर करने योग्य है कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए वयस्क की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका मतलब यह है बच्चों कि जो बच्चे अभी मतलब कि 18 वर्ष से नीचे है, जो कि अभी बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है वयस्क लोगों की तुलना में। यानी जो बच्चे अधिक 18 से अधिक उम्र के हो गए हैं, उनकी तुलना में जो बच्चे 18 से नीचे के हैं, उन्हें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यह पॉइंट भी आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। और बच्चों, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति अधिक कार्य करेगा उसे तो जाहिर सी बात है कि अधिक भोजन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है कि अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है, जैसा कि हमने बताया था ना, तो उसे तो जाहिर सी बात है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं
कि व्यायाम करने वाले लोग हैं या बढ़ई है या रिक्शा चलाने वाले, इन सबको अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और पोटेशियम युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको अधिक प्रोटीन, कैल्शियम एवं पोटेशियम युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट भी बेहतर समझ में आया होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि एक ही प्रकार के भोजन करने से अल्पता रोग हो सकता है। कोई व्यक्ति हो जो हर दिन एक ही प्रकार का भोजन खाता हो, जैसे कि रोज दाल रोटी हो या सब्जी रोटी हो या दाल चावल हो, कोई एक ही प्रकार का खाना व्यक्ति खा रहा महीनों 2 महीने, तो उसे अल्पता रोग हो सकता है। तो बच्चों यही सलाह देंगे कि आप सुबह दाल चावल खाएं तो शाम को रोटी भी खा लिया करें, और जहाँ तक ऐसा कोशिश करें कि चारों प्रकार के भोजन आप सुबह शाम ग्रहण करें। और दोस्तों सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि संतुलित आहार में भोजन के सभी आवश्यक अव्यय होते हैं। जो संतुलित भोजन होता है उसमें सभी प्रकार के अव्यय होते हैं, मतलब कि जैसा कि हमने आगे भी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब होते हैं ना, खनिज लवण और मोटा चारा, जल, ये सब पर्याप्त मात्रा में एक संतुलित आहार में ये सब उपस्थित होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको संतुलित आहार के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से यह पॉइंट जान गए होंगे। तो अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मोटा चारा कि मोटा चारा क्या होता है। हम मोटा चारा के बारे में जानेंगे कि मोटा चारा किसे कहते हैं या किस प्रकार का भोजन होता है, इसमें क्या क्या आते हैं और इसे मोटा चारा ही क्यों कहा जाता है, यह सब हम जानेंगे कि मोटा चारा का क्या उपयोग है, इससे क्या रोग होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और ये कहाँ से प्राप्त हो सकता है, किस चीज़ में यह अधिक पाया जाता है और किस चीज़ में यह कम मात्रा में पाया जाता है। तो यह सब जानने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ होता है। मोटा चारा जो होता है यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ होता है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि जो मोटा चारा होता है ना वो कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें यह पाया जाता है वो तंतुमय के रूप में पाया जाता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है यह शरीर की वृद्धि नहीं करता। ये जो मोटा चारा है यह शरीर का वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसको पाचन नहीं कर सकते या इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मोटा चारा जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर सकते, मतलब कि मोटा चारा का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। ओके बच्चों, यह पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। हाँ तो बच्चों हम आप लोगों को बता दें कि यह है जो मोटा चारा है यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। तो यह जो मोटा चारा है ना बच्चों, यह कब्ज के रूप में, मतलब कब्ज को रोकने के लिए अधिक मात्रा में भोजन के साथ लिया जाता है। जो कब्ज है को रोकने के लिए मोटे चारे को हम अधिक मात्रा में जो कि भोजन के साथ लेते हैं। और मोटा चारा तो दोस्तों हम बता दें कि किसे कहते हैं। मोटा चारा हम उन्हीं को कहते हैं जैसे कि सलाद वगैरह हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इन्हीं सबको हम मोटा चारा कहते हैं, जो कि हम अभी आप लोगों को आगे बता देंगे। और दोस्तों हम आप लोगों को यह भी बता दें कि यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो कि मोटा चारा है ना दोस्तों, वो हमारे शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है और आहार नाल के मार्ग को साफ करता है। मतलब कि मोटे चारा का हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों, यह आप लोग जान लीजिए। जो मोटा चारा वो हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को भी साफ करता है। तो आप जान सकते हैं कि मोटा चारा की हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा महत्व है। अब हम अपने अगले पॉइंट को जानते हैं।
और दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको अब आपको आगे बता देंगे वीडियो में कि इसका स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलिया है। सबसे ज़्यादा इसे सलाद, अनाजों के बाह्य परत, सब्जियां एवं दलिया से मोटा चारा निकलता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा और आज का यह नॉलेज आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चों को भी यह वीडियो मिल सके, जिससे कि और बच्चे भी इस वीडियो को देखकर कुछ बेसिक नॉलेज ग्रहण कर सके।